हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 6.1 ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 6.2। 6.2 में हम सारे एप्लीकेशंस यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड ईजी है। 6.1 में बहुत सारे फॉर्मूले थे, 6.2 में हार्डली कोई फॉर्मूले हैं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इसमें। तो 6.2 आपको काफी सिंपल लगेगा, लेकिन फिर भी आपको 6.1 आना चाहिए। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक पे क्लिक कीजिए। लाइन वाइज आपको 6.1 के और बाकी भी अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं इसकी थ्योरी से। अब यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। आपने लाइट हाउस देखा है कभी, या फिर आप नीचे खड़े रहकर ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी होगी कहीं पे, तो आप सोचोगे ये बिल्डिंग की हाइट कैसे नापेंगे। आप ऐसा नहीं सोचते, मुझे पता है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक वाले ऐसा बोल रहे हैं कि शायद आप सोचेंगे। आप तो सोचते हो कि खेलना क्या है, पबजी कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे छुट्टी में, वही सब चल रहा है। हाइट मापने का तो आप सोचते नहीं हो। बट अगर आप सोचें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री हेल्प कर सकता है वो हाइट मेजर करने के लिए। आपके पास जो छोटी सी स्केल है 15 सेंटीमीटर की या 30 सेंटीमीटर की, उससे बिल्डिंग का हाइट तो नहीं मेजर कर पाएंगे। लाइट हाउस से बोट कितना दूर है वो आपको मेजर करना हो तो आप मेजर नहीं कर पाएंगे। बट ट्रिग्नोमेट्री आता हो तो शायद आप मेजर कर पाए। ठीक है, तो वही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये करने के लिए 2-3 टर्म्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। काफी सिंपल है, आपको बताता हूं मैं। पहला टर्म है लाइन ऑफ विजन। सारे वर्ड सुनने में डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत इजी है। आप एक पोजीशन पे खड़े हैं और वहां से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं। तो लेट्स से आप यहां पे खड़े हैं और ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो ये जो लाइन है ना उनको ज्वाइन करने वाली, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। क्योंकि ये लाइन में ही आप विजन देख, आपका आई जो विजन दे रहा है ना, जैसे कि ये पूरा डायग्राम इग्नोर करो, ये आंख है यहाँ पे ए पे और ये इधर देख रही है, तो ये क्या हो गई आंख की लाइन ऑफ विजन। ये आंख यहाँ पे है, ये देखो नीचे देख रही है, यहाँ पे दिख रहा है आंख नीचे है, तो ये हो गई लाइन ऑफ विजन। जहां पे आप खड़े हैं ना, जो प्लेस पे आप खड़े हैं, अभी यहाँ पे आंख है तो आदमी भी यहीं पे होगा ना, आंख खाली अकेली तो जाएगी नहीं। तो जहां पे आप खड़े हैं उधर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे ना, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन ही बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप वो लाइन से ऊपर देखते हैं, मतलब आपकी जो लाइन ऑफ विजन है वो ऊपर है, तो ये जो एंगल है ना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब हाइट होता है। ठीक है, तो एकदम इजीली समझ में आता है, हाइट मतलब ऊपर, तो एलिवेशन मतलब ऊपर। ठीक है, किसके बीच में एंगल है? हॉरिजॉन्टल लाइन और आप कहां देख रहे हो, लाइन ऑफ विजन के बीच में। अगर आप नीचे देख रहे थे तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो सेम ही होती है। ठीक है, आप वहीं पे खड़े हो लेकिन आप नीचे देख रहे हो, तो वो नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन आप वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हो, करना नहीं चाहिए, बट डिप्रेस मतलब नीचे गिर जाना, वैसे ना नीचे जाना, तो डिप्रेस मतलब नीचे, तो ये नीचे होता है। एलिवेशन मतलब ऊपर, हाइट। ओके, तो ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला जो एंगल, ऊपर वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम कहीं पे ज्यादा यूज भी नहीं होने वाला, बट दिया है तो हम सीख लेते हैं। आया समझ में? ये आंख देखो ऊपर देख रही है तो लाइन ऑफ विजन ऐसी है, ये आंख नीचे देख रही है तो लाइन ऑफ विजन नीचे है। ठीक है, 6.2 में हम लोग ये सारे फॉर्मूले यूज करेंगे। ये तो आपको ऑलरेडी आता है, सो का तोआ, राइट, SOH, सो CAH का TOA, सो का तोआ। साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है शॉर्ट फॉर्म से। और ये टेबल मैंने आपको 6.1 में सिखाया था और आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा था। मैंने बोला था कि ये टेबल आप 30 सेकेंड में बना सकते हैं। आपको लाइन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट लिख देना है। रफ वर्क में लिखना है तो उसके मार्क्स तो मिलने नहीं वाले आपको, तो हैंडराइटिंग वहां पे देखना मत के बहुत अच्छी निकालनी है। टेबल भी स्ट्रेट लाइन वो सब नहीं, सिर्फ टेबल बनाना आना चाहिए। याद है ना, 0 1 1 0 0 ND मैंने सिखाया था 6.1 में, नहीं देखा है तो जाके देख लो। इसमें से भी ये सारी वैल्यूज नहीं यूज होने वाली, 2-3 वैल्यूज यूज होने वाली है 6.2 में। ओके, तो ये टेबल आना चाहिए और ये फॉर्मूले आने चाहिए। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, एक बड़ा सा चर्च है यहाँ पे, उसको देख रहा है। कहां देख रहा है? ऊपर देख रहा है, चर्च के टॉप पे। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालते हैं? यहां पे खड़ा है ना, तो पहले तो हॉरिजॉन्टल बनाने का, ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, और देख कहां पे रहा है? ये इधर देख रहा है, लाइन ऑफ विजन इधर है, करेक्ट, चर्च के टॉप पे देख रहा है। इनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वो दिया है 45 डिग्री। ठीक है, वो बोल रहा है चर्च का हाइट निकालो, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च।
बंदा कहाँ खड़ा है? डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, मतलब यहाँ पे खड़ा था और ये चर्च का बेस है, तो ये डिस्टेंस दिया है 80 मीटर्स। तो आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? ये एंगल दिया 45 डिग्री, ये 80 मीटर्स दिया है, ये यूज करके आपको ये चर्च की हाइट निकालनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल होने वाला है ये, बट पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ता है कि क्या एंगल कहाँ पे है, डिस्टेंस किधर दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया? मैं फेयर में एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी रफ में आपको ये सॉल्व कर रहा हूं। तो इसका डायग्राम कैसे आएगा? हमको नाम देना पड़ेगा ABC, करेक्ट? देखो एक बार कैसे आता है ये। तो यहां पे हमने क्या किया, हमने बोला कि ये जो लाइन ना BC, ये क्या है? चर्च है, और बंदा जो है वो A पे खड़ा है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि बंदा कहां खड़ा है? 80 मीटर्स फ्रॉम चर्च। तो ये जो डिस्टेंस है द पर्सन एंड द चर्च, उसके बीच का, इट इज 80 मीटर्स स्ट्रेट लाइन। वो कहां देख रहा है? मस्त, उसके पास लाइफ में बहुत टाइम है, वो ऊपर देख रहा है यहाँ पे चर्च के टॉप पे। तो ये वाली एंगल क्या हो गई? ये लाइन क्या हो गई? ये लाइन ऑफ विजन। और हॉरिजॉन्टल तो यही होता है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, राइट? तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसके बीच का एंगल दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। ठीक है, यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द चर्च, मतलब आपको BC का लेंथ फाइंड करना है। काफी सिंपल है। अब आपके पास ऐसा कौन सा रेशियो है जो ये एंगल के हिसाब से ये वाला एडजेसेंट है, ये वाला ऑपोजिट है, और ये वाला हाइपोटेन्यूज है। हमको एडजेसेंट दिया गया है, हमको ऑपोजिट पूछा है। हमको हाइपोटेन्यूज में कोई इंटरेस्ट है क्या? नहीं, हाइपोटेन्यूज गया तेल लेने। हमको इंटरेस्ट है ऑपोजिट और एडजेसेंट में। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट आता है? 100 का तोआ लिख के देखो, 100 का तोआ। साइन में ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज आता है, हमको नहीं चाहिए भाई हाइपोटेन्यूज। कॉस में एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज आता है, फिर से हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए। लेकिन टैन में ऑपोजिट और एडजेसेंट दोनों आता है, दोनों हमको चाहिए, दोनों हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग वो यूज करेंगे। ठीक है, तो टैन अगर मैं ये वाले एंगल का निकालूं, ठीक है, टैन थीटा लिख लो, 45 मत लिखो। अगर मैं टैन थीटा निकालूं तो इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो OA, वो यूज करके मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके, तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? टैन 45, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या आएगा? टैन 45 आएगा, इसके ऑपोजिट कौन है? BC, और इसके एडजेसेंट कौन है? 45 के बाजू वाला कौन है? AB। तो मैं बोलूंगा BC या CB लिख दो उसको, अपॉन AB, करेक्ट। बट व्हाट इज टैन 45? टेबल जल्दी से जाके देखो, कमेंट्स में मुझे बताओ कि टैन 45 की वैल्यू क्या है, कि बताऊं आपको मैं टेबल में? चलो टेबल में बता देता हूं आपको। यहां देख लो, टैन और 45 क्या आता है? टैन 45 आता है 1। ठीक है, पता है ना टेबल से वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये सारी टैन की वैल्यूज है। टैन 0 पे कितना है? 0। 30 पे है 1/√3, 45 पे है 1। तो हमको पता है कि ये जो टैन 45 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इक्वल टू CB हमको निकालना है, तो ऐसे ही रहने दिया। AB कितना है? AB इज नथिंग बट 80, तो AB की जगह पे 80 लिख दिया, करेक्ट। अब ये 80 इधर चला जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। 80 इंटू 1, 81 लिखो क्या? 80 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 80, तो 80 इक्वल टू CB। यही तो पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। CB ही तो है हाइट ऑफ द चर्च, और वो आ गया आपको 80। तो आप यूनिट्स क्या लिखेंगे? CB इक्वल टू 80 मीटर्स। फाइनल आंसर में CB मत लिखना, फेयर में मैं आपको बताऊंगा फाइनल आंसर में CB होना नहीं चाहिए, बिकॉज CB तो हमने लिया है। फाइनल आंसर में हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर्स। आया समझ में? है ना एकदम टाइम पास। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्टार्ट में जब भी फिगर बनाया ना, तब एक्सप्लेन करना पड़ता है कि चर्च क्या है, आदमी किधर खड़ा है, आदमी क्या टाइम पास कर रहा है, नहीं लिखना होता है वो सब। बट मैं बताता हूँ क्या लिखेंगे। फेयर में देखो चलो कैसे करेंगे। तो फेयर में सब कुछ लिख के बताना पड़ेगा। लेट A बी द पोजिशन ऑफ द पर्सन। ठीक है, पर्सन बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्टिक मैन फिगर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। एंड BC बी द चर्च। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ट्राइंगल बनने वाला है तो BC या DE कुछ तो आएगा ही। Therefore, I can say AB इक्वल टू 80 मीटर्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि वो 80 मीटर्स के डिस्टेंस पे खड़ा है चर्च से, तो ये 80 मीटर्स हो जाएगा। एंड ये वाला जो एंगल है BAC, ये 45 डिग्री होगा। व्हाई? बिकॉज बोला है कि पर्सन ऊपर टॉप पे देख रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो उनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो दिया है 45 डिग्री, तो हमने लेबल कर दिया 45 डिग्री। फिर हमने यूज किया ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। tan 45 इक्वल टू, tan क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे ये दिया हुआ है और मुझे इसमें इंटरेस्ट है,
और इसका tan निकालेंगे तो उसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट आता है, राइट? बाकी सब में हाइपोटेन्यूज आ रहा था ना, जो हमारे काम का नहीं है। तो tan हमारे काम का, इसलिए ऑपोजिट और एडजेसेंट आता है, इसलिए हमने tan ले लिया। तो tan 45 इक्वल टू क्या आएगा? ऑपोजिट है CB और एडजेसेंट है AB, बट tan 45 का वैल्यू टेबल में से है 1, CB हमको पता नहीं है, AB का वैल्यू 80 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 80 इक्वल टू CB आया, तो हमने लिख दिया CB इक्वल टू 80 मीटर्स। यहाँ पे छोड़ दिया तो फाइनल आंसर का आधा 1 मार्क कट जाएगा। लिखना है कि द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे CBA कुछ दिख रहा है क्या? नहीं है। तो आंसर में भी देखो हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है। आया समझ में? वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। डन। अब जैसे ये फिगर बनाया, ऐसे ही हम लोग हर क्वेश्चन में फिगर बनाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है? आप गूगल सर्च करके देख लो एक बार। शिप्स के लिए यूज होता है, जहां पोर्ट्स होते हैं वहां पे कोस्ट के ऊपर लाइट हाउस बनाते हैं, ताकि उसमें से शिप्स को देख पाए, दूर से ही पता चल जाए कि कौन सी शिप आ रही है। पहले लाइट हाउस बहुत ज्यादा यूज होते थे, बिकॉज नेवी के थ्रू अटैक्स होते थे ना, तो पता चल जाता था बहुत दूर से ही कि अटैक होने वाला है, और लोगों को अनाउंस कर दिया जाता था। बट आजकल हम लोग क्यों यूज करते हैं कि कौन सी शिप कब आएगी, बड़ी शिप कोई आ रही है तो उसके लिए तैयारी कर लो। जीपीएस के थ्रू पहले ही पता चल जाता है, बट स्टिल लाइट हाउसेज आर यूज इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप, इसमें जो बंदा बैठा है वो शिप को देख रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। इसका फिगर मैं बनाता हूं, पहले ये देख लो कि ये लाइट हाउस है, ठीक है? लाइट हाउस ऊंचा होता है, और ये सी है, और ये सी में एक शिप है। अब ये बंदा यहां पे बैठा है, वो शिप को देख रहा है, तो उसका लाइन ऑफ विजन ये हो गया ना, वो शिप को देख रहा है। देखो नीचे क्या बोल रहा है वो, एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। ये यहां पे खड़ा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, और लाइन ऑफ विजन का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 60 डिग्री है। गलती से आपने ये 60 लिख दिया ना, तो गया, गेम खत्म हो गई आपकी। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा वाला लाइन ना, आपकी नोटबुक वाला जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल, ऐसा वाला लाइन होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये शिप को यहां पे देख रहा है, मतलब ये लाइन ऑफ विजन है, उन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर्स, ये लाइट हाउस का हाइट है 90 मीटर्स, देन फाइंड हाउ फार, ये बाकी किधर गया है? बाकी क्वेश्चन तो गायब हो गया, वापस लाता हूं, रुको। तो लिखा है देन हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब ये लाइट हाउस से ये शिप का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछा है, ठीक है? डिस्टेंस तो बेस से ही निकालेंगे ना, ये वाला डिस्टेंस थोड़ी ना निकालेंगे। उसने ऐसा नहीं पूछा कि आदमी का डिस्टेंस कितना है, लाइट हाउस का डिस्टेंस कितना है, तो आप ये कैलकुलेट कर लोगे। फिर से आपको दिख रहा है ये 90 दिया हुआ है, अगर ये 60 है तो आप ये यूज करके कोई तो एक एंगल ट्राइंगल का निकाल ही सकते हो, है ना? जेड बन रहा है, देखो 9th स्टैंडर्ड में मैंने इतना सिखाया था, जेड मतलब ऑल्टरनेट एंगल, तो अगर ये 60 तो ये भी 60 ही आएगा। तो ऐसे करके हम ये बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका फिगर बना रहा हूं मैं, देख लो यहाँ पे। तो हमने बोला कि ऐसा अज्यूम करो कि ए बी अपना लाइट हाउस है, और वो बंदा ए पर बैठा है, ठीक है? जो शिप है वो शिप सी के ऊपर है, और ये बंदा यहां से ये शिप को देख रहा है, तो ये उसका लाइन ऑफ विजन यहां पे खड़ा है, और यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा अपना। यहां पे बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ विजन का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो दिया है 60 डिग्रीज। हाइट ऑफ द लाइट हाउस दिया हुआ है 90 मीटर्स। आपको फाइंड करना है कि शिप कितनी दूर है लाइट हाउस से। ये लाइट हाउस है अपना, और यहां पे शिप है, तो कितनी दूर है शिप? BC, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहां पे ये 60 दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये 60 आएगा। रफ में करा रहा हूं पहले, बिकॉज ये Z बन रहा है, देखो है ना, Z मतलब ऑल्टरनेट एंगल, तो अगर ये 60 तो ये भी 60। अब ये 60 मिल गया राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ट्रिग्नोमेट्री हम खेल सकते हैं, है ना? तो ट्रिगो खेलना है तो आपके पास ऑपोजिट है, देखो फिर से 60 के ऑपोजिट है, और 60 के बाजू वाला कौन है? ये बाजू वाला है क्या? नहीं, ये हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के सामने है ना वो, ये बाजू वाला एडजेसेंट है। तो आपके पास ऑपोजिट है, आपको एडजेसेंट चाहिए, और 60 के ऑपोजिट और एडजेसेंट आपको पता हो तो आप कौन सा रेशियो यूज करेंगे? टैन यूज करेंगे ना, बिकॉज तोआ, सो का तोआ में TOA, टैंजेंट, टैन, ऑपोजिट और एडजेसेंट आता है, करेक्ट? तो टैन 60 को हम बोलेंगे हो गया, बट समझ गया ना क्या आएगा? ऑपोजिट विच इज AB
अपॉन BC। व्हाट इज tan 60? टेबल में से अगर मैं आपको बताऊं तो tan 60 आपको मिलेगा, देखो tan और 60 इधर √3, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे कि tan 60 का तो वैल्यू है √3। AB कितना है? AB दिया हुआ है 90, देखो क्वेश्चन में ही AB 90। BC फाइंड करना है तो BC नीचे ले लिया, करेक्ट। अब BC चाहिए तो BC को उधर भेजो, √3 को यहां भेज दो। BC ऊपर चला जाएगा ना, वहां पे यहां पे डिवाइड हो रहा था, तो 90 अपॉन √3 आ गया BC का वैल्यू। बट यहां पे छोड़ दिया तो इसके फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज नीचे रूट नहीं छोड़ना होता है। सर्च में सीखा था ना हमने 9th स्टैंडर्ड में। इसको क्या करेंगे, इसके साथ जबरदस्ती करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। तो क्या आएगा, 90 अपॉन √3 था ना, नीचे √3 और ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे की छतरी गायब होगी। क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये आएगा 90 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 स्क्वायर होता है, छतरी और स्क्वायर कैंसल, बचा 3। अब ये 3 के टेबल में 9 तो जाता है, तो मैं कट करूंगा 3 1 जार 3 3 जार 9 3 0 0, तो मुझे मिल गया 30 √3। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया 1.73, तो मैं √3 के जगह पे लिख दूंगा 1.73 और इसको मल्टीप्लाई करके जो मेरा आंसर आता है वो मैं फेयर में आपको बता दूंगा। मेन बात क्या थी यहाँ पे कि ये टैन कैसे यूज किया। पहले वाले क्वेश्चन से एक एक्स्ट्रा नॉलेज क्या यूज करी इसमें, 9th स्टैंडर्ड में जो जेड बनाना सीखा था ना, मुझे पता है बचपन में जेड बनाना सीखा था, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में मैंने आपको सिखाया था कि जेड में ऑल्टरनेट एंगल भी होता है, करेक्ट। तो ये ऑल्टरनेट एंगल वाला जो नॉलेज है वो एक चीज एक्स्ट्रा यूज हुई है, √3 का यहाँ पे वैल्यू यूज किया, वो दूसरी चीज यूज हुई है, तो इसके 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। ऐसे फ्री में थोड़ी ना कराएंगे लोग, अगर मेहनत करा रहे हैं तो उसके मार्क्स भी मिलेंगे। बस बाकी लॉजिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम है, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो भी सेम यूज किया है ना। चलो देखते हैं इसको फेयर में कैसे करेंगे, उसमें मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। जब फेयर में करेंगे तो ये पूरी कहानी लिखकर बतानी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं चलेगा। तो आप कहानी कैसे लिखोगे, लेट ए बी द लाइट हाउस, जो मैंने आपको बोल के बताया था, एंड सी बी द पोजिशन ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। ये सी जो है पोजिशन ऑफ द शिप है, शिप बनाने की जरूरत नहीं है, लाइट हाउस अच्छे से बनाने की जरूरत नहीं है, ज्योमेट्री का ट्रायंगल ही बनाना है आपको, ठीक है। ये मैंने आपको बोल के बताया था, वैसे ही लिखना है, ज्यादा सोचो मत करिए। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे उसका डर 4th स्टैंडर्ड में लगना चाहिए। जो मन में लैंग्वेज आती है सेम लैंग्वेज यहाँ पे लिखनी है, गाली मत लिख के आना वहां पे, और हिंदी में मत लिख के आना, ठीक है। लैंग्वेज माने कि अच्छा ए बी लाइट हाउस है, तुम ऐसे लिख सकते, लेट ए बी द लाइट हाउस, ठीक है। लेट लाइट हाउस बी ए बी, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा सोचना मत वहां पे। एंड सी बी द पोजिशन ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। क्लियरली क्वेश्चन में दिया था कि लाइट हाउस का हाइट 90 मीटर्स है, तो मैंने लिख दिया देखो ए बी इक्वल टू 90 मीटर्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्वेश्चन में दिया था, वो मैंने लिख दिया डी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं 90% बच्चे सीधा ये एंगल 60 ले लेंगे, ये एंगल 60 लिया पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे मत सोचो सॉल्व करेंगे तो आंसर राइट आएगा, बिल्कुल राइट नहीं आएगा, आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि अगर ये 60 आया तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 90 है, तो इन दोनों को मिला के भी 90 आना चाहिए ना, 180 होता है ट्रायंगल का सम, तो पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता है, एंगल ऑफ विजन का, ये मैंने बहुत बार रिपीट कर करके आपको बताया, वही मिस्टेक करेंगे सब लोग, ओके। तो ये 60 डिग्री है। नाउ फ्रॉम द फिगर आई कैन से रे एडी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी। ये जो एडी रे है एक डायरेक्शन में बढ़ रही है, और ये सेगमेंट बीसी है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, बिकॉज ये यहाँ पे 90 है, ये यहाँ पे 90 है, हॉरिजॉन्टल ऐसे ही होता है ना। तो जैसे ये पैरेलल हो गए तो मैं बोल सकता हूँ भाई जेड बन रहा है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये वाला एंगल, बट डी ए सी तो 60 है, तो ए सी बी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखने का अल्टरनेट एंगल, जेड मत लिख देना वहां पे, जेड लिखा तो कान के नीचे फटका पड़ेगा, किसी को समझेगा ही नहीं। जेड तो ट्रिक है, ट्रिक अपने दिमाग में यूज करना, लिखना क्या है अल्टरनेट एंगल। अब ए सी बी 60 डिग्री आ गया, उसके बाद तो टाइम पास है। मुझे ऑपोजिट और एडजेसेंट में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एडजेसेंट में, ऑपोजिट उसने दिया हुआ है, तो मैं टैन यूज करूंगा, तो टैन 60 क्या आएगा, टैन 60 विल बी ऑपोजिट ए बी है और एडजेसेंट बी सी है। देखो टैन 60 के ऑपोजिट ए बी, एडजेसेंट बी सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, रैशनलाइज करूंगा, कट करूंगा, ये कट करके आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे 3 1 जार और ये हो जाएगा 3 3 जार 9 3 0 0, तो आ जाएगा 30 √3, 30 √3 मतलब 1.73, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप बता सकते हैं। रफ बता दूं क्या आपको 30 into 1.73 करके, चलो ऊपर में यहाँ पे रफ फिगर में, यहाँ पे रफ वर्क में बता देता हूँ आपको। चलो ये डाउट भी किसी को नहीं रहेगी, रफ वर्क भी मैंने बता दिया आपको मल्टीप्लाई करके।
ये 1.73 कहाँ से आया? क्वेश्चन में दिया था √3 का वैल्यू, इसलिए ये √3 की जगह पे 1.73 लिखा और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर क्या लिखा? द शिप इज 51.90 मीटर्स अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। फाइनल आंसर में ए बी बी सी वो सब नहीं लिखने का, फाइनल आंसर में जो पूछा है वो लिखने का। BC मतलब क्या था? डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस ना, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? इजी था ना काफी? कर लिया कॉपी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम सिक्स्थ क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड और सिक्स सिमिलर है, इसलिए पहले सिक्स्थ कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसके बीच के जो क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? इसमें दिया है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड। कोई पतंग उड़ा रहा है और पतंग कितनी ऊपर उड़ रही है? 60 मीटर्स ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। उसको बांध दिया एक जगह पे, हवा इतनी अच्छी चल रही है कि पतंग अपने आप उड़ रही है, ठीक है? आपने अगर कभी उड़ाई है काइट तो आपको पता होगा, जब एयर इज रियली गुड तो काइट अपने आप भी उड़ी जाती है। आप उसको बांध के रख दोगे तो घंटों तक उड़ती रहेगी। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द ग्राउंड अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्यूम करना है स्ट्रिंग स्ट्रेट है। जो लोग पतंग उड़ा रहे हैं उनको पता है कि स्ट्रिंग और काइट का वजन होता है, और काइट की स्ट्रिंग कभी स्ट्रेट नहीं होती है, हवा में टेढ़ी होती है। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम इनको बनाना था, टाइम पास फालतू करना है, तो बोल रहे हैं अज्यूम कर लो कि स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रेट है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगा, नहीं तो थोड़ी ना होगा, ट्रायंगल बनेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वो रस्सी का लेंथ आपको फाइंड करना है, ठीक है? इससे अच्छा रस्सी का लेंथ दिया होता, उससे हाइट फाइंड कर दे, क्योंकि रस्सी का लेंथ तो आपके हाथ में रस्सी होगी, जब पतंग उड़ाने के पहले नीचे होगी तो रस्सी का लेंथ तो आप मेजर कर सकते हो। बट ये लोग ने क्या किया? ये लोग ने हाइट निकाल लिया ऊपर। कोई बिल्डिंग होगी बाजू में जिसका हाइट पता होगा, आप बोला कि हाँ ये हाइट पे उड़ रही है, मतलब 60 मीटर्स पे उड़ रही है, ठीक है? चलो जो दिया है वो तो करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एटलीस्ट ये ट्राई करें। मैं नहीं बोल रहा कि आपको आने वाला है, ठीक है? आ गया तो बहुत सही है, ऐसा मत सोचो कि आ गया तो जीनियस, आ गया तो थोड़ा खुश हो लेना कि जो फिगर बन रहा है वो आपको फिगर बनाने सही से आ रहा है कि नहीं। एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर्स की हाइट पे, उसका धागा जमीन पर बांधा हुआ है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है कहीं पे, तो कौन सा बन रहा है वापस मैं नहीं बताऊंगा। आपको अज्यूम करना है रस्सी स्ट्रेट है, आपको रस्सी का लेंथ निकालना है। चलो वीडियो पॉज करो और इसका फिगर बनाने की कोशिश करो। करो वीडियो पॉज। किया खुद से सॉल्व? तो आपके लिए मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, रफ डायग्राम, बिकॉज ये रफ में कर रहे हैं, फिर मैं आपको मैं अलग से बताऊंगा। यहां पे पतंग बांधी हुई है, पतंग स्ट्रेट, अभी स्ट्रेट लाइन बन नहीं रही बट समझ लो स्ट्रेट है, ठीक है? अज्यूम करना है उड़ रही है यहाँ पे पतंग है, और वो बोल रहा है कि पतंग 60 मीटर्स हाइट अबव द ग्राउंड उड़ रही है। हाइट मतलब तो परपेंडिकुलर ही होता है, ये वाली हाइट जो है ये बोला है कि 60 मीटर्स है, ओके? ये जो पतंग की रस्सी है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, यहाँ पे बांधी हुई है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द ग्राउंड, ठीक है? ये जो एंगल है ना, ग्राउंड तो ये पूरा ग्राउंड ही है, देखो ये वाला एंगल है 60 डिग्रीज। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है इतनी, यहाँ पे लेट्स से ये जो लेंथ है दिख रहा है, ये पूरा लेंथ आपको फाइंड करना है। फिगर ऐसे बना था आपका, तो यहाँ पे देखो फिगर जब आप फेयर में बनाएंगे तो आपका फिगर ऐसे बनेगा। सी पे पतंग बांधी हुई है, ए पे पतंग उड़ रही है, ये पतंग 60 मीटर की हाइट पे है, पतंग की रस्सी ग्राउंड के साथ इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। पतंग माने काइट। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ you have to find the length of the string. Length of the string मतलब AC. How do you find AC? You have 60 डिग्री, 60 डिग्री के opposite ये 60 मीटर्स हमारे पास है, और 60 डिग्रीज के ये बाजू में, ये क्या एडजेसेंट है क्या बच्चों? ऑपोजिट एकदम क्लियर है, बट इज AC एडजेसेंट? नहीं, AC एडजेसेंट है, लेकिन AC को एडजेसेंट नहीं बोलेंगे। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। 60 डिग्री के बाजू में ये लाइन भी है और ये लाइन भी है, लेकिन ये उसका पड़ोसी है। ये AC तो बड़े भैया है ना सबके, वो 90 डिग्री के सामने है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये 60 मीटर्स की हाइट तो 90 डिग्री पे ही होता है ना, ये हमेशा एंगल हाइट का 90 डिग्री होता है, तो इसके सामने जो लाइन होती है वो सबका भाई, बड़ा भाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चन में ये 60 दिया है, इसके ऑपोजिट इसका हाइपोटेन्यूज। हमको ऑपोजिट ऑलरेडी पता है और हमको हाइपोटेन्यूज में इंटरेस्ट है, बिकॉज उन्होंने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा है। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज कौन से रेशियो में आता है? 100 में देख लो, 100 में ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज तो साइन में आता है। तो अगर मैं साइन लूं तो मैं ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज के साथ खेल सकता हूं। यहां पे देख लो, अगर मैं ये वाले फिगर में साइन 60 निकालूं, साइन 60 का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है?
ऑपोजिट है 60 मीटर्स, या ए बी बोल सकते हो। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है ना हाइपोटेन्यूज, देखो ये 90 है, दिस इज 90, तो अपना ए सी हाइपोटेन्यूज होता है। तो अभी ए बी की जगह पे क्या लिख दोगे, ए बी की जगह पे आएगा 60 मीटर्स और ए सी की जगह पे ए सी, क्योंकि ए सी तो फाइंड करना है। बट साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता है, क्यों पता है, बिकॉज आपको टेबल बनाना आता है। साइन 60 का वैल्यू देखो क्या है, √3/2। बच्चों कंफ्यूजन यही होगा कि साइन क्यों यूज किया, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में tan यूज किया, अभी क्यों साइन किया, क्योंकि अगर ये पूछा होता ना बीसी, ये वाला पूछा होता तो ये था 60 के एडजेसेंट और ये ऑपोजिट दिया हुआ है, ऑपोजिट और एडजेसेंट में रिश्ता पूछा होता तो हम कर लेते, लेकिन उसको बीसी में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, बीसी भाड़ में जाए, मुझे पता करना है कि ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या है। तो ये 60 डिग्री के लिए ये ऑपोजिट तो वही है, लेकिन ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ओ और एच साइन में आता है, इसलिए मैंने साइन यूज किया। ओके, अब साइन 60 का वैल्यू टेबल में से मिला हमको √3/2, तो यहां पे मैंने लिख दिया इसकी जगह पे √3/2। बस अब तो इसको सॉल्व करना है। ये AC को इधर लेके आओ तो ऊपर चला जाएगा, 2 इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, √3 ऊपर है उस तरफ जाके नीचे जाएगा, करेक्ट। तो मुझे क्या मिलेगा, AC इधर आ गया, 60 यहीं पे, 2 वहां से इधर ऊपर आएगा और √3 वहां से नीचे से ऊपर से नीचे आएगा, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे √3 ऊपर है फिर नीचे आएगा। अब इसको सॉल्व करो, रैशनलाइज करना पड़ेगा ना, फेयर में मैं आपको करके बताऊंगा, यहाँ पे रफ में क्या करूंगा, ऊपर नीचे छतरी √3 मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 60 × 2 × √3 और नीचे √3 × √3 क्या आ जाएगा, 3, छतरी गायब, 3 1 जार, 3 2 जार 6, 3 0 0, 22 जार क्या होता है, 22 जार होता है 40 और √3 का वैल्यू है 1.73। 1.73 को रफ में 40 से मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर लिखो, फेयर में आपको मैं वो भी बताऊंगा, तो आपको मिल जाएगा AC, वही तो पूछा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अब ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर बनाना नहीं है, पहले 2 क्वेश्चन में फिगर बना लिया, अब आपको प्रैक्टिस हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन क्यों यूज किया वो इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया, क्योंकि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज में हमको इंटरेस्ट है, एडजेसेंट तेल लेने के हमको फर्क नहीं पड़ता एडजेसेंट से। कुछ बच्चों ने अगर गलती से एडजेसेंट निकाल लिया, सपोज आपको नहीं समझा और आपने BC का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो आप पाइथागोरस अंकल की हेल्प लेके AC निकाल सकते हो, बिकॉज आपके पास 60 है, BC आपको आ जाएगा tan वाला रेशियो यूज करके, फिर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, वो करके पाइथागोरस करके भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा सोल्यूशन, है ना। क्यों लंबा करना है, हमारे पास साइन भी तो है, खाली tan अंकल की हेल्प क्यों लेनी है, साइन अंकल की भी हेल्प ले लो, करेक्ट। चलो देखते हैं इसको फेयर में कैसे करेंगे। तो फेयर में ऐसे आएगा सोल्यूशन, प्रॉब्लम कहां पे आता है, सब लिखना पड़ता है। लेट AB बी द हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग, है ना, ये AB इज द हाइट एट विच काइट इज फ्लाइंग, एंड पॉइंट C रिप्रेजेंट द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज टाइड टू द ग्राउंड। पॉइंट C विल रिप्रेजेंट दैट पॉइंट, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट वर्ड बड़ा लिख रहा है तो ऐसे लिखो मत, लिखो पॉइंट C बी द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज टाइड टू द ग्राउंड, जरूरी नहीं रिप्रेजेंट लिखना है, ओके। Angle ACB is the angle made by the string, ACB is the angle made by the string with the ground, दिख रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और विद द ग्राउंड मतलब ग्राउंड तो हॉरिजॉन्टल होता है ना। अब बहुत दिमाग वाले बच्चे बोलेंगे सर थोड़ा उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा होगा तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कैसे लेंगे, अज्यूम करेंगे कि भाई ग्राउंड तो सीधा है, ठीक है, ये अपने मुंबई या पुणे के रोड्स नहीं है, ये सीधा ग्राउंड है, फ्लैट, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग लेबल कर देंगे ACB इज 60 डिग्री। अब लगाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, कौन सा, साइन 60, क्यों साइन, बिकॉज ये 60 दिया हुआ है, इसका साइन लेंगे तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज मिलता है, तो मैंने बोला साइन 60 क्या आएगा, ऑपोजिट विच इज AB और हाइपोटेन्यूज विच इज AC। ये हाइपोटेन्यूज क्यों है, बिकॉज ये वाला जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ग्राउंड के साथ हाइट का एंगल। साइन 60 का वैल्यू पता है √3/2, AB 60 है, क्वेश्चन में दिया है, AC को ऐसे लिख दिया, AC को उधर भेजा, बाकी को इधर भेजा, 60 × 2 हो गया 120, और ये नीचे √3 था, करेक्ट, ये 60 × 2 120, नीचे √3, फिर ऊपर नीचे √3/√3 कर दिया, बिकॉज रैशनलाइजिंग करना है डिनोमिनेटर को, फिर 120 × √3 120 √3, √3 × √3, छतरी गायब, बन जाएगा 3, फिर इसको कट किया, कट कैसे करेंगे, 3 1 जार और हो जाएगा 3 4 जार 20, 3 0 0, आ गया 40 √3 विच इज हियर 40 √3, √3 का वैल्यू 1.73, 40 को 1.73 पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैंने आपको बताया कि आ रहा है 69.20 मीटर,
AC की वैल्यू आ गई 69.20 मीटर. व्हाट इज AC? AC is nothing but the length of the string. Therefore the length of the string is 69.20 मीटर. ये हो गया अपना फाइनल आंसर. सबसे इंपॉर्टेंट ये था बस, बाकी पूरा क्वेश्चन पपलू क्वेश्चन है. वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो. जिन बच्चों ने खुद से डायग्राम बनाया था, जब मैंने आपको पॉज करके बोला था अगर आया है तो कमेंट्स में मुझे जाके बताओ कि सर डायग्राम बनाया खुद से आया था, कुछ मिस्टेक हुई तो वो भी बताओ कि डायग्राम बनाया कहाँ पे मिस्टेक हुई, एंगल में मिस्टेक हुई है, क्या हुई है. एंगल हो सकता है आपका, आपने ऐसा रखा हो कि ग्राउंड इधर है, पतंग इधर उड़ रही है, बिल्डिंग की हाइट ये है, तो भी सेम है ना, फर्क नहीं पड़ता. दिखने में उल्टा दिखेगा ट्रायंगल, लेकिन वैल्यू सेम आएगी. ठीक है, ये अगर 60 मीटर हाइट ले लिया, ये एंगल 60 डिग्री ले लिया, सेम तरीके से सोल्यूशन आएगा. ओके, कर लिया कॉपी 6th भी. तो आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 6.2 का फर्स्ट सिखाया, सेकंड कराया एंड 6th कराया. तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे. ये हमने बहुत ही डिटेल में सॉल्व कर लिए. तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 6.2 अच्छे से समझ में आ जाए. ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि मुझे और सपोर्ट मिलता रहे एंड मुझे मोटिवेशन आए कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाता रहूँ. अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब. एकदम डिटेल पे ये चैनल पे हम लोग मैथ्स और साइंस का ट्राई करेंगे, हर एक वीडियो अपलोड हो. मैथ्स का तो ऑलरेडी अपलोड हो ही रहा है, मुझे टाइम मिला तो मैं साइंस का करूंगा. टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए साइंस अपलोड नहीं हो पा रहा. ओके, पर मैथ्स तो खत्म होगा ही. फर्स्ट, सेकंड, 6th खत्म हो गया है. 3, 4, 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.